आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन यूनिट का चैप्टर सेकंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एज यू अवेयर ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। ह्यूमंस क्या है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग और विविपेरस ऑर्गेनिजम्स हैं। ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है और विविपेरस। विविपेरस वो होते हैं जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, लाइक एग नहीं देते, जो एग ले करते हैं उन्हें ओविपेरस कहते हैं। और विविपेरस वो होते हैं जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। जो रिप्रोडक्टिव इवेंट है ह्यूमन में, उसके अंदर क्या क्या आता है? अब गैमेटोजेनेसिस, गैमीट्स का बनना, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म बनता है मेल में, ओवम फीमेल में। फिर ट्रांसफ़र होना स्पर्म का मेल फीमेल जो है फीमेल जेनिटल ट्रैक में, उसे कहते हैं इंसेमिनेशन। और फ्यूजन मेल और फीमेल गैमेट का कहलाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट। फिर उसके बाद क्या होता है? जब जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट होती है, उसमें सेल्स का डिवीजन स्टार्ट होता है, तो वहाँ क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट बनता है। और जब वो अटैच हो जाता है यूट्राइन वॉल पे, दैट इज़ इम्प्लांटेशन। और जब इम्प्लांटेशन होता है तभी कहा जाता है कि कंसीव बेबी, मतलब या कंसीव हो गया है या प्रेगनेंसी है। जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो ये कंफर्मेशन नहीं आएगा कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो अटैचमेंट हो जाता है यूट्राइन वॉल में, दैट इज़ इम्प्लांटेशन। फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है जिसे कहते हैं जेस्टेशन और जेस्टेशन पीरियड। ह्यूमंस में जेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ्स। फिर होती है डिलीवरी ऑफ द बेबी जिसे कहते हैं पार्चुरेशन। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर प्यूबर्टी। ये सारे इवेंट्स कब होते हैं? प्यूबर्टी के बाद। और कुछ रिमार्केबल डिफरेंस है, मतलब जो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव इवेंट है उसमें मार्क्ड जो क्लियर कट हमें दिखाई देते हैं डिफरेंस ऐसे दिखते हैं वहाँ पे between the reproductive event in the male and the female. For example, sperm formation continue even in old men. sperm continue बनता रहता है old men में, लेकिन formation ovum का ceases in women around the age of 50 years. और जो formation है ovum का बनना कब रुक जाता है women में? around 50 years की age पे। तो लेट अस एग्जामिन, अब देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है ह्यूमंस का। अब बात करते हैं पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेटेड है? हमारे पेल्विस रीजन में। तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, इट इंक्लूड्स पेयर ऑफ टेस्टिस। उसके अंदर क्या आती है? पेयर ऑफ टेस्टिस आती हैं, साथ में एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो क्या क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट में? पेयर ऑफ टेस्टिस, साथ में एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब जो टेस्टीज़ हैं वो कहाँ सिचुएटेड होती हैं? टेस्टीज़ आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। हमारे एब्डोमेन के बाहर एक कैविटी होती है, उस एब्डोमिनल कैविटी में मेल्स में वो लोकेटेड हैं टेस्टीज़ विद इन अ पाउच, उसे कहते हैं हम स्क्रोटम। तो मेल्स में एब्डोमेन के बाहर एक कैविटी है जिसे कहा जाता है एब्डोमिनल कैविटी, जिसके अंदर एक पाउच है, विद इन अ पाउच एक पाउच होता है, उसे कहते हैं स्क्रोटम। उस स्क्रोटम में क्या लोकेटेड है? हमारी टेस्टीज़। अब स्क्रोटम क्या करता है? मेंटेन करता है लो टेम्परेचर टेस्टीज़ का। कितना लोअर होता है? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट है, PYQ में पूछा गया है कि कितना कम होता है टेम्परेचर? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। अब ये क्यों ज़रूरी है इतना टेम्परेचर? नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के बनने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये हमारा इतना टेम्परेचर कम होना ज़रूरी है। इन एडल्ट्स, अगर हम एडल्ट्स की बात करते हैं तो ईच टेस्टिस इन ओवल इन शेप। एडल्ट्स में हर एक जो टेस्टीज़ है वो क्या है? ओवल इन शेप है, विद अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। और कितनी उसकी लेंथ है? 4 से 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। विथ कितनी है उसकी? अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। अब जो टेस्टीज़ है वो किससे कवर्ड होती है? द टेस्टीज़ इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। जो टेस्टीज़ है किसके थ्रू कवर है? एक डेंस कवरिंग से कवर है। ईच टेस्टीज़ हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स। और हर एक टेस्टीज़ में कितने कंपार्टमेंट हैं? 250 कंपार्टमेंट्स हैं, जिन्हें कहते हैं हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। सपोज ये हमारी टेस्टीज़ है, इसके अंदर ये इतने सारे रूम्स हैं, दैट इज़ कंपार्टमेंट। कितने कंपार्टमेंट हैं? 250 कंपार्टमेंट, जिन्हें कहा गया है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब भी पूछने कितने कंपार्टमेंट्स हैं? 250। क्या कहा जाता है उनको? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। अब ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो हम क्या कह सकते हैं कि 250 कमरे हैं। अब हर एक कमरे में, हर एक कंपार्टमेंट में, हर एक लोब्यूल में कितने जन रह रहे हैं? 3 जने रह रहे हैं, दैट इज़ 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो एक बड़ा सा घर, दैट इज़ टेस्टिस, उसके अंदर कितने रूम्स? 250 रूम्स, दैट इज़ 250 कंपार्टमेंट्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, हर एक रूम में कितने पर्सन रह रहे हैं? 3 पर्सन रह रहे हैं, दैट इज़ हर एक लोब्यूल में कितनी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है? 3। ये इंपॉर्टेंट है, 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। कितनी है? 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? स्पर्म बनता है।
Each seminiferous tubule is lined on its inside by two types of cells called male germ cell and the Sertoli cells. अब जो seminiferous tubule है उसको अंदर से क्या किया गया है, दो कवरिंग होती है उसके पास. तो ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल लाइंड ऑन इट्स इनसाइड, अंदर की तरफ से दो टाइप के सेल्स वहाँ प्रेजेंट हैं. कौन कौन से? मेल जर्म सेल जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है. तो मेल जर्म सेल्स का दूसरा नाम है स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया आर दी मेल जर्म सेल्स. और दूसरे सेल्स क्या है? सर्टोली सेल्स. अब जो मेल जर्म सेल है उसका काम क्या है? द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन. क्या करते हैं वो? मियोटिक डिवीजन के करते हैं. मियोटिक डिवीजन दैट इज मियोसिस, फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन. और क्या बनता है? हमारा स्पर्म बनता है. तो स्पर्म कहाँ से बन रहा है? स्पर्मेटोगोनिया से. वाइल जो सर्टोली सेल्स हैं वो क्या करते हैं? न्यूट्रिशन देते हैं जर्म सेल्स को. द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस. अब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थी उसके बाहर का रीजन क्या कहलाया जाएगा? इंटरस्टिशियल स्पेस कहा. क्या कहलाएगा? इंटरस्टिशियल स्पेस. कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स, वहाँ छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, और इंटरस्टिशियल सेल्स हैं. तो जो स्पेस है उसमें उसी के सेल्स प्रेजेंट है. तो इंटरस्टिशियल स्पेस था तो वहाँ कौन से सेल मिले? इंटरस्टिशियल सेल्स मिले, या फिर उनको कहा जाता है लेडिक सेल्स. तो इंटरस्टिशियल सेल्स का दूसरा नाम क्या है? लेडिक सेल्स. अब लेडिक सेल्स क्या करते हैं? जो लेडिक सेल्स हैं उनका काम है सिंथेसाइज करना और सिक्रीट करना टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसे कहा जाता है एंड्रोजन. तो लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन. अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. अब दूसरे जो सेल्स होते हैं, अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं जैसे जो मेल सेक्स किसके अंदर प्रेजेंट है? यहीं पे. तो लेडिक सेल का क्या काम था? टेस्टिकुलर हार्मोन सिक्रेट करना, जिसे कहा गया हमने एंड्रोजन. और जो दूसरे इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं. नाउ जो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या था? पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि वहाँ पे क्या एक्सेसरी डक्ट्स हैं. कौन कौन सी डक्ट्स होती हैं एक्सेसरी डक्ट्स? डेट इज रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वास डेफरेंस. क्या है? यहाँ पे चार एक्सेसरी डक्ट्स हैं: रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस एंड दी वास डेफरेंस. अब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थी हमारी टेस्टिस की, वो ओपन होती है कहाँ जाके? वासा एफ्रेंशिया में, थ्रो रेटिटेस्टिस. मतलब जैसे मान लो ये तुम्हारी हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक. अब ये जाके खुलेगी. किस में जाके खुलेगी? ये जाके ओपन हो रही है किस में? हमारी वासा एफ्रेंशिया. ये ऐसी रफ डायग्राम में समझने के लिए, तो इसे समझ लेते हैं. ये क्या है? हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. ये क्या थी? वासा एफ्रेंशिया. तो वासा एफ्रेंशिया में जाके हमारी खुल रही है हमारी, ये क्या खुल रही है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. वासा एफ्रेंशिया में जाके ओपन तो हो गई, लेकिन किसके थ्रू गई? ये बीच में से. दैट इज आर रेटिटेस्टिस. तो बीच में क्या आएगी? रेटिटेस्टिस. तो ये पूरा एक ऐसे डायग्राम बनता है हमारा. देख कि जो मेल एक्सेसरी डक्ट है रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस. तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये थी हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. जाके कहाँ खुलेगी? ये वासा एफ्रेंशिया में. लेकिन बीच में क्या आएगा? यहाँ पे आएगी रेटिटेस्टिस. किसके थ्रू खुलेगी? रेटिटेस्टिस के थ्रू. तो ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसे याद रखना है. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जाके खुलती है वासा एफ्रेंशिया में. वासा एफ्रेंशिया से जाएगी किसके थ्रू होते हुए? रेटिटेस्टिस के थ्रू होते हुए. फिर वासा एफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमस. वासा एफ्रेंशिया एपिडिडाइमस जाके टेस्टिस को छोड़ती हैं. वो जाके कहाँ खुलती हैं? एपिडिडाइमस में खुलती हैं. फिर एपिडाइमस कहाँ होती है? हमारे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस. हर एक टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे क्या मिलने वाली है? हमें एपिडिडाइमस मिलेगी. फिर एपिडिडाइमस कहाँ ले जाती है उसको? एपिडिडाइमस जाती है वास डेफरेंस की तरफ, जो जाके कहाँ खुलती है? एब्डोमेन में. और वो किसके ऊपर ओवरलैप करती है? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर ओवरलैप करती है. तो ये हमारा पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में, जैसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, फिर रेटिटेस्टिस, फिर वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, फिर वास डेफरेंस, और फिर बाद में हमारा कहाँ पे वो ओवरलैप करती है? यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू. और जो हमारी क्या थी? एपिडिडाइमस थी. एपिडिडाइमस कहाँ लोकेटेड होती है? हमारे पोस्टीरियर सरफेस पे. वो भी किसके? हर एक टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे क्या लोकेटेड है? हमारी एपिडिडाइमस.
ये तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, टेस्टिस open into vasa efferentia through rete testes. Vasa efferentia leave the testes and open into epididymis located along the posterior surface of each testis. Epididymis leads to a vas deferens that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder. It receives a duct from seminal vesicle and open into urethra as the ejaculatory duct. अब ब्लैडर के ऊपर जाएगी, फिर वहाँ से एक डक्ट आती है उसके अंदर, डेट इज कहाँ से डक्ट आएगी, सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल जाके कहाँ खुलेगी, यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा में एज अ इजैकुलेटरी डक्ट की तरह। तो पूरा चार्ट क्या हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वासा एफरेंशिया, एपिडिडायमस, वास डेफरेंस से ओवरलूप करती है वो यूरिनरी ब्लैडर से, फिर वहाँ पे एक डक्ट आती है सेमाइनल वेसाइकल से, सेमाइनल वेसाइकल जाके खुलती है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा फिर वो क्या बनाते हैं, एक इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं। तो ये पूरा फ्लो चार्ट हमें याद रहना चाहिए, कैसे कैसे कहाँ चीज़ें जा रही हैं। अब ये जो डक्ट है, ये डक्ट क्या करती है, स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को। तो डक्ट का क्या काम है यहाँ पे, These duct store and transport sperm from testis to outside through urethra. ये डक्ट क्या करती है, स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को फ्रॉम टेस्टिस से बाहर की तरफ यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ से ओरिजिनेट होता है यूरेथ्रा हमारा, अब ये भी याद रखना है, यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। और डक्ट्स का क्या काम था, स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना स्पर्म को टेस्टिस से बाहर की तरफ थ्रू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ओरिजिनेट होता है यूरिनरी ब्लैडर से, एक्सटेंड करता है थ्रू पेनिस टू द एक्सटर्नल ओपनिंग जिसे कहा जाता है यूरेथ्रल मीटर। तो ये इसकी लोकेशन है यूरिनरी, उस हमारे यूरेथ्रा की। यूरिनरी ब्लैडर से खुलता है, पेनिस तक एक्सटेंड करता है, और जहाँ उसकी ओपनिंग होती है उसे कहा जाता है यूरेथ्रल मीटर्स। अब जो क्या पेनिस क्या है, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पेनिस एक मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू डेट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। तो जो हमारे एक स्पेशल टिश्यू की बनी होती है पेनिस, जिस जिस वो टिश्यू हेल्प करता है इरेक्शन में पेनिस की, ताकि क्या हो सके, इंसेमिनेशन हो सके। जो एनलार्ज एंड है पेनिस का उसको कहा जाता है ग्लैंस पेनिस, और वो कवर होता है एक लूज फोल्ड से, लूज फोल्ड ऑफ स्किन से, इसे कहते हैं हम फोर स्किन। द मेल एक्सेसरी ग्लैंड, जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड उसके अंदर आते हैं पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल्स। अब ये भी देखना है कि कौन पेयर्ड है कौन अनपेयर्ड है। तो सेमाइनल वेसिकल क्या है, पेयर्ड है। ए प्रोस्टेट, अब ये पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड है। और पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो एक्सेसरी ग्लैंड में कौन कौन है, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट एंड द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसमें से सेमिनल वेसाइकल एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या है, पेयर्ड है, और प्रोस्टेट क्या है, अनपेयर्ड है। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज। जो सिक्रीशन होते हैं इस ग्लैंड के, वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेमाइनल प्लाज्मा को, जो रिच है फ्रक्टोज में, कैल्शियम में और कुछ एंजाइम्स में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सिक्रीशन आते हैं सेमाइनल प्लाज्मा के, वो किस किस में रिच होता है, फ्रक्टोज में, कैल्शियम में और कुछ एंजाइम्स में। जो सिक्रीशन होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का, वो हेल्प करता है इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। नाउ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज। अब उसके पास क्या क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ ओवरीज है, वहाँ पेयर ऑफ टेस्टिस है, अलॉन्ग विथ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, पेयर्ड ओविडक्ट है, यूट्रस है, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। क्या क्या है यहाँ पे, पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। These parts of the system along with a pair of mammary gland, साथ में mammary gland भी, are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation। तो अगर ये लाइन आ जाए कि क्या क्या पार्ट ज़रूरी है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट करने के लिए ओव्यूलेशन के प्रोसेस को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड द चाइल्ड केयर, तो उसमें मेमरी ग्लैंड भी आएगा इन सब के साथ साथ। तो द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड द चाइल्ड केयर। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट ओवम। ओवरीज क्या है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट दैट इज ओवम, एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन जिसे कहते हैं हम ओवेरियन हार्मोन्स। द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। कहाँ लोकेटेड है, ऑन ईच साइड ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के दोनों तरफ। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 से 4 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ है, और पेल्विक वॉल से कनेक्टेड है, और यूट्रस से, किसके थ्रू, लिगामेंट्स के थ्रू। हर एक ओवरी कवर है एक थिन एपिथेलियम से,
जो एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा, मतलब हमारी जो ओवरी की कवरिंग है उस एक एपिथेलियम की बनी हुई है, थिन एपिथेलियम, जो एनक्लोज, जो उसे ढक रही है, मतलब उसे क्या कहना है, ओवेरियन स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा डिवाइडेड होता है 2 जोन्स में। कौन कौन से? पेरिफ्री वाला, बाहर वाला, दैट इज कॉर्टेक्स, और इनर वाला मेड्यूला। तो पेरिफ्री पे जो है दैट इज कॉर्टेक्स एंड इनर वन इज दी मेड्यूला। और कौन डिवाइडेड है? ये हमारी ओवेरियन स्ट्रोमा, दैट इज ओवेरियन स्ट्रोमा। और ओवेरियन स्ट्रोमा क्या? जो थिन एपिथेलियम उसकी कवरिंग है, उसको जो एनक्लोज, उसको जो ढक रहा है वो, दैट इज ओवेरियन स्ट्रोमा। और एनसीईआरटी के डायग्राम तो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं, इनके सारे चैप्टर्स के डायग्राम, लेवलिंग भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जो ओविडक्ट है हमारी, तो ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब्स, तो ओविडक्ट क्या है हमारी? फैलोपियन ट्यूब्स। तो फैलोपियन ट्यूब्स का दूसरा नाम दैट इज ओविडक्ट्स। तो द ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड द वजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? ये फीमेल एक्सेसरी डक्ट बनाते हैं। कौन? ओविडक्ट, जिसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड द वजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extends from the periphery to each ovary to the uterus. हर एक फैलोपियन ट्यूब जो है हमारी कितनी है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है, एक्सटेंड करती है वो पेरिफ्री से हर एक ओवरी तक, यूट्रस तक। अब जो पार्ट है क्लोजर टू द ओवरी, एक फनल शेप से स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं इनफंडिबुलम। ये द पार्ट ओवरी है, ओवरी के पार्ट में क्लोज है, फनल शेप जैसा स्ट्रक्चर बनता है, डेट इज इनफंडिबुलम। फिर एक वाइडर रीजन आता है, उसे कहते हैं हम एम्प्यूला। तो द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम, अब देखो ये क्या है, इसकी फिम्बरी लोकेटेड है ना यहाँ पे, ये क्या है नीचे, ये फिम्बरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट आर फिम्बरी है। ये ओवरी, ओवरी के पास वाला रीजन इनफंडिबुलम, फनल जैसा स्ट्रक्चर, और ये क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इन्हें कहा गया फिम्बरे। विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। तो फिम्बरे का काम क्या है? यहाँ से ओवम को कलेक्ट करना आफ्टर ओव्यूलेशन। अब इनफिब्रम के बाद क्या जाता है? इनफंडिबुलम के बाद एक वाइडर रीजन आता है, जिसे कहते हैं हम एम्प्यूला। फिर उसके बाद आता है इस्थमस। तो ये भी याद होना चाहिए। पहले क्या है? ओवरी, ओवरी के पास क्या है? इनफंडिबुलम, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्बरे, फिम्बरे का काम क्या है? ओव्यूलेशन के बाद ओवम को कलेक्ट करना, फिर है एम्प्यूला, एम्प्यूला के बाद है इस्थमस, और ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? हमारी फैलोपियन ट्यूब बनाते हैं। और फैलोपियन ट्यूब कहाँ से कहाँ तक लोकेटेड थी? ईच फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, एक्सटेंड करती है पेरिफ्री से ईच ओवरी के कहाँ तक? यूट्रस तक। पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्प्यूला, फिर वही आया कि जो इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम के बाद एक वाइडर रीजन आता है, जिसे कहा जाता है एम्प्यूला। पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्प्यूला। अब जो लास्ट पार्ट है ओविडक्ट का, दैट इज इस्थमस, और उसके क्या है? एक नैरो ल्यूमेन, ल्यूमेन पतला सा है, ये नैरो सी इसकी ल्यूमेन है, और ज्वाइन करता है फिर यूट्रस, और यहाँ से क्या आ जाता है? हमारा यूट्रस आ जाता है। तो द यूट्रस इज अ सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोम। यूट्रस का दूसरा नाम क्या है? वोम। यूट्रस क्या है? सिंगल है, पेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, यूट्रस सिंगल है, और उसे वोम भी कहा जाता है। अब जो शेप है हमारे यूट्रस, जो यूट्रस की शेप होती है फीमेल में, दैट इज एन इन्वर्टेड पेयर, उल्टे पेयर के जैसी, लाइक इन्वर्टेड पेयर, लगता है कि पेयर को उल्टा करके रख दिया है, तो दैट इज शेप ऑफ द यूट्रस। इट सपोर्टेड बाय द लिगामेंट्स। उसको कौन सपोर्ट करता है? लिगामेंट सपोर्ट करते हैं। इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। और पेल्विक वॉल से वो कैसे अटैच्ड है? जैसे मान लो ये हमारा यूट्रस है और इधर पेल्विक रीजन है, पेल्विक वॉल है, तो ये कैसे अटैच है? विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स, या लिगामेंट्स होते हैं बहुत सारे। और कैसी इसकी शेप होती है? वूम की, यानी हमारी यूट्रस की इन्वर्टेड पेयर। पेयर मतलब होते हैं नाशपाती होती है ना, उसको उल्टा कर दो, तो नाशपाती की शेप कैसी होती है? ऐसी होती है कुछ इसकी शेप। अब उसको उल्टा कर दो लाइक दिस, तो क्या बन जाएगी? इन्वर्टेड पेयर। ऐसी शेप होती है हमारे वूम की। द यूट्रस ओपन इनटू वजाइना, यूट्रस जाके खुलता है वजाइना में थ्रू अ नैरो सर्विक्स। किसके थ्रू? ना, सर्विक्स के थ्रू। तो देख, हम कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, फिर आता है यूट्रस, हमारा यूट्रस, वूम। यूट्रस की शेप है इन्वर्टेड पियर, उसको किसने सपोर्ट किया हुआ है? लिगामेंट ने सपोर्ट किया है। फिर यूट्रस जाके खुलता है वजाइना में, और वजाइना में जो खुल रहा है, किसके थ्रू खुल रहा है? एक नैरो सर्विक्स के थ्रू। अब जो कैविटी है सर्विक्स की, उसे कहा जाता है सर्वाइकल कैनाल। मान लो ये हमारा यूट्रस था, फिर वो जाके वजाइना में खुलता है, ये वजाइना हमारी
ये क्या होती है सर्विक्स, और इसके जो इतना पार्ट है, नैरो पार्ट है जो उसका रास्ता है, जो उसकी कैनाल को कहते हैं हम सर्वाइकल कैनाल, विच अलॉन्ग विद वजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। तो सर्विक्स कौन, सर्विक्स की कैनाल दैट इज सर्वाइकल कैनाल, वो वजाइना के साथ मिलके क्या बनाती है हमारी बर्थ कैनाल, विच अलॉन्ग विद द वजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। सर्वाइकल कैनाल वजाइना के साथ मिलकर बनाती है बर्थ कैनाल। जो वॉल है यूट्रस की उसके पास 3 लेयर होती हैं टिश्यू की, एक्सटर्नल बाहर वाली होती है थिन और मेम्ब्रेनियस जिसे कहते हैं पेरीमेट्रियम, मिडल वाली होती है थिक लेयर स्मूथ मसल्स की बनी होती है दैट इज मायोमेट्रियम, और जो इनर ग्लैंडुलर लेयर है जिसके पास ग्लैंड्स दैट इनर ग्लैंडुलर लेयर उसे कहते हैं हम एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस की 3 लेयर हुई, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम है अंदर वाली थिन, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस, पेरीमेट्रियम बनी हुई है बाहर वाली दैट इज पेरीमेट्रियम। फिर है मिडल वन जो थिक लेयर्ड स्मूथ मसल्स की बनी है दैट इज मायोमेट्रियम, और इनर अंदर वाली ग्लैंडुलर जो है वो किसकी ग्लैंडुलर लेयर है उसे कहते हैं हम एंडोमेट्रियम, दैट लाइन्स द यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन कैविटी को फिर ये लाइन करती है। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा टिश्यू जो मतलब है कौन सी लेयर यूट्रस की जो जब हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कौन सी लेयर में चेंजेस आते हैं, तो वो कौन सी लेयर होती है हमारी एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल while the myometrium exhibit strong contraction during delivery of the baby। और वहीं पर जो myometrium है वो strong contraction दिखाती है जब क्या होता है पार्चुरेशन होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसके अंदर क्या क्या आता है, तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया उसके अंदर आता है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस। ये सब क्या है इसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया, कौन कौन, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस। अब जो मॉन्स प्यूबिस है वो क्या है, कुशन है फैटी टिश्यूज़ का जो कवर करती है, उसको कौन कवर्ड की हुई है, टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड द प्यूबिक हेयर। तो मॉन्स प्यूबिस क्या है, कुशन है फैटी टिश्यू का जिसको कवर किया हुआ है स्किन ने और प्यूबिक हेयर ने। अब बात करते हैं फिर लेबिया मेजोरा की, ये फ्लैशी फोल्ड्स है टिश्यू, मतलब टिश्यू के फ्लैशी फोल्ड्स है जो एक्सटेंड करते हैं डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस से नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हैं और किसे सराउंड करते हैं, वजाइना की ओपनिंग को सराउंड करते हैं, दैट इज आ लेबिया मेजोरा। फिर हम बात करते हैं लेबिया माइनोरा की, ये पेयर्ड फोल्ड्स हैं टिश्यू के जो कहाँ जा रहे हैं, अंडर लेबिया मेजोरा। अभी कहाँ मिलने वाले हैं, अंडर द लेबिया मेजोरा। जो ओपनिंग है वजाइना की वो कई बार कवर्ड है पार्शली एक मेम्ब्रेन से जिसे कहा जाता है हाइमेन। तो जो ओपनिंग थी वेजाइना की उसे पार्शली एक मेम्ब्रेन कवर करके रखती है, उस मेम्ब्रेन का नाम है हाइमेन। अब जो क्लिटोरिस है एक क्या होता है, टाइनी फिंगर लाइक सा स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ रहता है, लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द 2 लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। मतलब जो हमारी लेबिया माइनोरा थी वो क्या है, पेयर फोल्ड थी, तो जो लेबिया माइनोरा है उसके ऊपर जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वहाँ पे एक जंक्शन होता है। तो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ऊपर का जंक्शन है 2 लेबिया माइनोरा का यूरेथ्रल की ओपनिंग से पहले, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर लाई करता है दैट इज क्लिटोरिस। अब जो हाइमेन है वो कई बार टॉर्न मतलब टूट जाती है, वो मेम्ब्रेन हट जाती है, ख़राब हो जाती है, या तो फर्स्ट क्वाइटस के टाइम ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस और इंटरकोर्स। हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय सडन फॉल और जॉल्ट, और कई बार वो बहुत ज़ोर से गिरने से, जॉल्ट से, इन सब से भी टूट जाती है। वेजाइनल टेम्पॉन लगाने से, एक्टिव पार्टिसिपेशन कोई करे स्पोर्ट्स में जैसे कि हॉर्स बाइक राइडिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा, तो इन केसेस की वजह से भी हाइमेन हमारी डैमेज हो जाती है कई बार। इन सम वुमेन हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटिस, और कुछ वुमेन में हाइमेन क्वाइटिस के बाद भी परसिस्ट करती है। इनफैक्ट जो प्रेजेंस और एब्सेंस है हाइमेन की वो रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का और सेक्सुअल एक्सपीरियंस का। मतलब कई बार ये कंसिडर किया जाता है अगर हाइमेन वहाँ पे डीजनरेट हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है, तो डेट इज वहाँ पे जो वर्जिनिटी है वो लूज़ हो चुकी है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है। लेकिन ऐसा कोई ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि कई बार उन्होंने लिखा है आफ्टर इंटरकोर्स के बाद भी वहाँ पे जो हाइमेन है वो परसिस्ट करती है, रहती है। तो फीमेल एक्स्ट्रा जेनिटल मॉन्स प्यूबिस, क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू, इसको स्किन और प्यूबिक हेयर करते हैं। फिर आती है लेबिया मेजोरा, ये फ्लैशी फोल्ड है इसी टिश्यू के जो कहाँ नीचे जा रहे हैं, मॉन्स प्यूबिस के नीचे मिलते हैं जो वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करते हैं। फिर आती है लेबिया माइनोरा, ये पेयर फोल्ड्स हैं टिश्यू के, ये लेबिया मेजोरा के नीचे हैं और ये ओपनिंग लेबिया मेजोरा के नीचे है। अब जो ओपनिंग होती है वेजाइना की कई बार कवर होती है पार्शली
मेम्ब्रेन से, जिसे कहा जाता है हाइमेन। फिर क्लिटोरिस एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कहाँ मिलता है, जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनर, दो लेबिया माइनर के जंक्शन पे आपको मिलेगा क्लिटोरिस और अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। फिर हाइमेन कई बार टूट जाता है फर्स्ट क्वाइटिस के टाइम, हाउएवर कई बार ये पर्सिस्ट भी रहता है उन वुमेन्स में आफ्टर क्वाइटिस के टाइम, क्वाइटिस के बाद भी। और कई बार ऐसे भी देखा गया है ये इन कंडीशन की वजह से भी टूट सकता है कि कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है स्पोर्ट्स में, हॉर्स राइडिंग वगैरह में, कोई बहुत सडनली गिर जाए साइकिलिंग वगैरह में, तो उसकी वजह से भी कई बार ब्रेक हो जाती है। अब हम बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड की। तो मेमोरी ग्लैंड हमारा, और ये हमें इनके सीक्वेंस भी बहुत ज़रूरी है कि कैसे कैसे उसकी ओपनिंग होती है। अब फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है सारी फीमेल मैमल्स का। क्या? फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड कैरेक्टरिस्टिक है सारी फीमेल मैमल्स का। अब जो मेमोरी ग्लैंड है उसके पास क्या है, पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिसे कहते हैं ब्रेस्ट, दैट कंटेन अ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। और उसमें क्या है, उसके पास ग्लैंडुलर टिश्यू है और वेरिएबल अमाउंट फैट है। अब जो ग्लैंडुलर टिश्यू है हर एक ब्रेस्ट का, वो डिवाइडेड है 15 to 20 मेमोरी लोब्स। किस में डिवाइडेड है? 15 से 20 मेमोरी लोब्स है उसके अंदर क्या मिलता है, कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स जिसे कहता है हम एल्वेलाई। फिर उसके अंदर क्या है, एल्वेलाई। तो हमारा मेमोरी ग्लैंड है। मेमोरी ग्लैंड क्या है, उसके पास पेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसे हम ब्रेस्ट कहते हैं। उसके पास 15 से 20 मेमोरी लोब्स हैं। मेमोरी लोब्स के अंदर क्या है, क्लस्टर ऑफ सेल्स है जिसे एल्वेलाई कहा जाता है। अब जो सेल है एल्वेलाई वो सिक्रीट करते हैं मिल्क, जो स्टोर होता है कौन सी कैविटीज़ में, ल्यूमेन में या फिर एल्वेलाई की कैविटी में ही। तो एल्वेलाई बनाएगी, सिक्रेट करेगी मिल्क को और खुद की कैविटी में स्टोर करेगी। अब एल्वेलाई जाके खुलती है मेमोरी टिब्यूल्स में, और टिब्यूल जो है हर एक लोब की ज्वाइन होती है और मिलके बनाते हैं मेमोरी डक्ट। और फिर सेवरल मेमोरी डक्ट आपस में ज्वाइन होते हैं, एक वाइडर मेमोरी अम्पुला बनाते हैं जो कनेक्टेड होता है लेक्टिफेरस डक्ट से, और वहाँ से मिल्क को क्या किया जाता है, सक आउट किया जाता है। तो क्या क्या हुआ, पहले हमारी 15 से 20 क्या है, लोब्स हैं। लोब्स तो हमारे क्या है, मेमोरी ग्लैंड में फिर मेमोरी लोब, उसके अंदर है एल्वेलाई। एल्वेलाई क्या बनती है, मिल्क सिक्रीट करेगी, स्टोर करेगी अपनी डक्ट में, दैट इज़ एल्वेलाई डक्ट। फिर एल्वेलाई जाके खुलती है हमारी मेमोरी टिब्यूल्स में, टिब्यूल्स कंबाइन होकर बनाती है मेमोरी डक्ट, और डक्ट आपस में कंबाइन होकर बनाती हैं लेक्टिफेरस डक्ट। जो लेक्टिफेरस डक्ट से क्या होता है, जो कनेक्टेड है रेक्टिफायर डक्ट से, और वहाँ से मिल्क क्या होता है, सक्ड आउट। वहाँ से मिल्क को सक किया जाता है। जब बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो मिल्क जो सक करता है तो वो कहाँ से आता है, लेक्टिफेरस डक्ट से आता है। तो ये पूरा इसका सीक्वेंस। तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर मेमोरी लोब्स हैं कितनी, 15 से 20। फिर उसके अंदर एल्वेलाई है, क्लस्टर ऑफ सेल्स इज नोन एज एल्वेलाई। फिर वो क्या करती है, एल्वेलाई मिल्क का सिक्रीशन करती है, मिल्क बनाएगी, सिक्रीट करेगी और स्टोर करेगी अपनी कैविटी में, दैट इज़ एल्वेलाई कैविटी। फिर क्या आती है, मेमोरी टिब्यूल्स आती हैं, टिब्यूल्स के बाद मेमोरी डक्ट आती है, डक्ट के बाद हमारी लेक्टिफेरस डक्ट आती है। तो ये हमारा पूरा सीक्वेंस है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस की मतलब गैमीट्स का बनना, कैसे गैमीट्स बनते हैं। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द टेस्टिस इन द मेल एंड द ओवरीज इन द फीमेल। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्या है, टेस्टिस है मेल में और ओवरी है हमारी फीमेल्स में, जो क्या करती हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं। जो मतलब टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करेगी और ओवरीज ओवम प्रोड्यूस करेगी। तो कौन कौन से गैमेट्स, दैट स्पर्म एंड द ओवम रिस्पेक्टिवली। स्पर्म टेस्टिस इन मेल एंड ओवम ओवरीज फ्रॉम फीमेल बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। कौन से प्रोसेस के थ्रू, गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू। अब इन टेस्टिस जो इमेच्योर मेल जर्म सेल होता है, जो हमने पढ़ा था कि जो हमारे सेल्स थे, कौन सी सेल्स थी, सॉरी सेमनीफेरस टिब्यूल्स, उसको अंदर से दो सेल्स लाइन करे थे, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरे हमारे सेल्स थे, तो कौन कौन से सेल्स थे वहाँ पे, जर्म सेल्स थे सेमनीफेरस टिब्यूल में, और सर्टोली सेल्स। अब टेस्टीज में इमेच्योर मेल जर्म सेल्स कहाँ मिले थे, सेमनीफेरस टिब्यूल्स में, जिनका दूसरा नाम था स्पर्मेटोगोनिया। क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्म को प्रोड्यूस करना के प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। दैट बिगिन्स एट द प्यूबर्टी, और कब शुरू हो जाता है, वो प्यूबर्टी के टाइम पे शुरू हो जाता है। द स्पर्मेटोगोनिया मतलब हमारे जो मेल जर्म सेल है, अगर सिंगुलरली उसकी बात करें स्पर्मेटोगोनियम,
प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब इन्होंने बता दिया कहाँ प्रेजेंट है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के वॉल्स में प्रेजेंट है, वो भी अंदर की तरफ। मल्टीप्लाई करते हैं पहले माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होगा और अपना नंबर बढ़ाएंगे। ईच स्पर्मेटोगोनियम मतलब हर एक मेल जर्म सेल क्या है, डिप्लॉयड है और उसके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया मतलब मेल जर्म सेल उसे कहा जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो कुछ स्पर्मेटोगोनिया को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी कहा जाता है। पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस, और वो किस में जाते हैं, फिर मियोसिस में जाते हैं। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो कंप्लीट करता है पहला मियोटिक डिवीजन, मतलब डेट इज मियोसिस फर्स्ट, जिसे बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 हैप्लॉइड इक्वल। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो मियोसिस में जाता है, और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है कंप्लीट करता है पहला मियोटिक डिवीजन, जिसे कहते हैं हम रिडक्शन डिवीजन, और क्या बनाता है 2 हैप्लॉइड, फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल होंगे हैप्लॉइड सेल्स होंगे, जिसे कहते हैं हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगा, क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। तो जो हमारा स्पर्मेटोगोनियम था वो डिप्लॉयड था, अब उसने पहले रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट करा, एक सेल से 2 सेल्स बन गए, रिडक्शन डिवीजन हो गया, कंटेंट हैप्लॉइड हो गया, उनको कहा गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम, जिसके पास सिर्फ 23 क्रोमोसोम होंगे हर एक सेल उसमें हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगा वो जाएगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन में और प्रोड्यूस करेगा 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। तो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। अब क्या बन रहा है लास्ट में, देखो प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से अब क्या कहला रहा है, वो स्पर्मेटिड कहला रहा है। तो व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड, अब स्पर्मेटिड में भी नंबर क्या होगा क्रोमोसोम का, अब वहाँ पे 46 से 23 क्रोमोसोम बन जाएंगे। अब जो स्पर्मेटिड है वो ट्रांसफॉर्म होगा स्पर्मेटोजोआ में, दैट इज स्पर्म्स में। कौन किस में ट्रांसफर वो होता है, ट्रांसफॉर्म, स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होता है स्पर्मेटोजोआ में। तो स्पर्म का दूसरा नाम प्लूरल में है, दैट इज स्पर्मेटोजोआ, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। किस प्रोसेस से, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस दोनों थोड़े अलग अलग प्रोसेस हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस है कि जो पूरा प्रोसेस है स्पर्म बन रहा है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजोआ का कन्वर्ट होना स्पर्म में, वो स्पर्मेटिड का कन्वर्ट होना है स्पर्मेटोजोआ में, मतलब स्पर्म में जो प्रोसेस, उस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो ट्रांसफॉर्मेशन वाला प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, जब स्पर्मियोजेनेसिस हो जाता है हमारा स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है स्पर्म में, तो स्पर्म का जो हेड है वो कहाँ हो जाता है, घुस जाता है, एम्बेडेड हो जाता है किसमें, सर्टोली सेल्स में। जैसे दिख रहा है ना ये सर्टोली सेल्स, तो इसमें स्पर्म का हेड बिल्कुल एम्बेडेड होता है, घुसा हुआ होता है। एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, और वो कहाँ से रिलीज हो जाते हैं, फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हम 2 प्रोसेस पढ़ रहे हैं, पूरा स्पर्म का बनना डेट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके अंदर 2 प्रोसेस है, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। तो स्पर्मेटिड से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद जो हमारे 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं उसे कहते हैं हम स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो फिर बनता है स्पर्म, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, और स्पर्म का रिलीज होना फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल उसे कहा जाता है स्पर्मिएशन। तो ये हमने इसके अंदर 2 प्रोसेस पढ़े। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की एज पे वो स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। किसके वजह से होता है ये प्रोसेस स्टार्ट, क्योंकि वहाँ पे GnRH गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। दिस इफ़ यू रिकॉल इज़ अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। क्या है ये, हम अगर याद करें, हमने क्लास 11 में पढ़ा है हार्मोन वाले चैप्टर में, क्या है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, हमारे हाइपोथैलेमस से आता है, जो इंक्रीज लेवल है GnRH का, वो ऐड करता है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे और स्टिमुलेट कराता है 2 गोनोडोट्रोपिन्स का, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज FSH। अब जो LH है एक्ट करता है लेडिक सेल्स पे और स्टिमुलेट कराता है सिंथेसिस और सिक्रीशन एंड्रोजन का। वहीं पे एंड्रोजन क्या करवाएगा, वो स्टिमुलेट कराता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को। अगर हम बात करते हैं FSH की, वो एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे और क्या स्टिमुलेट कराता है, सिक्रीशन ऑफ कुछ फैक्टर्स जो हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में। किस में हेल्प करेंगे वो, स्पर्मियोजेनेसिस में, ट्रांसफॉर्मेशन वाले प्रोसेस में, FSH।
क्या करेगा, सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा, वो ऐसी चीज़ें सिक्रीट करेंगे जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेंगे। LH एक्ट करेगा लेडिक सेल्स पे, टेस्टोस्टेरोन वहाँ से एंड्रोजन सिक्रीट होगा, एंड्रोजन क्या करवाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा। तो ये सभी PYQ हैं कि कौन सा हार्मोन क्या रोल प्ले करता है और किस सेल पे एक्ट करता है। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या है। ये पूरा स्पर्म का स्ट्रक्चर है। इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक्रोजोम है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक्रोजोम है या न्यूक्लियस है, उसके पास क्रोमोसोमल मटेरियल, इतना पूरा पोर्शन हेड में आता है। ये इसकी नेक है, मिडल पीस में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास, और यहाँ पे सेंट्रियोल होता है ये जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है, ये इसकी टेल है। तो वही लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सोर्स है स्विमिंग के लिए, क्योंकि इंसेमिनेशन में क्या होता है, तो स्पर्म ही ट्रांसफर स्विम करके जाता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, और वहाँ पर जाके फिर वो क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करवाता है। Let us examine the structure of the sperm. It is a microscopic structure composed of head, neck and a middle piece and a tail. तो क्या क्या है sperm के पास, head, neck, middle piece और tail. अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एनवलप करती है होल बॉडी ऑफ अ स्पर्म। तो जो स्पर्म है उसकी पूरी बॉडी को कौन कवर करके रखा है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो स्पर्म है उसका हेड क्या है, उसके पास एक इलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस है, और जो एंटीरियर अंदर की तरफ वाला पोर्शन है वो कवर है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है एक्रोजोम। ये दिख रहा है ना, अंदर वाला पोर्शन एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर है जिसे कहा गया है एक्रोजोम। द एक्रोजोम इज फिल्ड विद एंजाइम डेट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। एक्रोजोम के पास क्या होता है, एंजाइम। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्रोजोम के पास क्या है, एंजाइम, और वो क्या करता है, फर्टिलाइजेशन में, ओवम की फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। अब जो मिडिल पीस है उसके पास क्या है, मिडिल पीस पजेस द माइटोकॉन्ड्रिया। मिडिल पीस के पास क्या मिलते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं मूवमेंट ऑफ द टेल डेट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी। जो क्या करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से मूवमेंट हो पाएगा टेल का, और उसकी वजह से क्या होगी, इसी की वजह से मोटिलिटी आती है स्पर्म में, जो फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो ह्यूमन मेल है इजैकुलेट करता है अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ क्वाइटस। कितना, अगर जब क्वाइटस होता है तो कितने स्पर्म इजैकुलेट होते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म, मिलियंस में स्पर्म निकलते हैं, इजैकुलेट होते हैं ड्यूरिंग अ क्वाइटस ऑफ विच, जिसमें से नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए अगर किसी का स्पर्म काउंट इससे नीचे जाता है तो वो नॉर्मल के अंदर नहीं आता। तो ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ क्वाइटस ऑफ विच फॉर द नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% स्पर्म क्या है, उनकी नॉर्मल शेप और साइज होनी है। अब 200 से 300 मिलियन इजैकुलेट हुए, अब एटलीस्ट उनमें से 60% ऐसे होने चाहिए जिनकी नॉर्मल शेप और साइज हो, और उनमें से भी जो नॉर्मल शेप और साइज वाले हैं 60%, उनमें से भी उसका 40% कैसा होना चाहिए, विग्रस मोटिलिटी दिखाते होना चाहिए, तभी वो मेल फर्टाइल के अंदर काउंट होता है। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस टिब्यूल, जब स्पर्म रिलीज होते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल से, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय द एक्सेसरी डक्ट। जो हमने पढ़ा ही था कि एक्सेसरी डक्ट का काम क्या है, वो स्पर्म को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है और स्टोर करती है। सिक्रीशन ऑफ द एपिडिडाइमिस, जो एपिडिडाइमिस का सिक्रीशन है, वास डिफरेंस का, सेमिनल वेसिकल का एंड प्रोस्टेट का, आर द एसेंशियल फॉर द मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। तो एपिडाइमिस, वास डिफरेंस एंड वेसिकल एंड प्रोस्टेट, इनके सिक्रीशन जरूरी है मैच्योरेशन और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए। जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है वो स्पर्म के साथ क्या बोलते हैं, उसको सीमेन बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद स्पर्म। अब जो उसका पूरा सेमिनल प्लाज्मा है, जो सेमिनल सारे सिक्रीशन है और साथ में स्पर्म, जो इन दोनों को क्या कहा जाता है, सीमेन कहा जाता है। The function of the male sex accessory duct and gland are maintained by the testicular hormone androgen। और जो accessory duct हैं और gland है उसका जो फंक्शन है कौन मेंटेन करता है, टेस्टिकुलर हार्मोन हमारा जो टेस्टी से सिक्रीट होता है, डेट इज एंड्रोजन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मेच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। अब फीमेल का मेच्योर फीमेल गैमेट बनना, एक मेच्योर फीमेल गैमेट बनने के प्रोसेस को कहा जाता है oogenesis, जो मार्कली डिफरेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस से। तो oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस से पूरा डिफरेंट है। कैसे, oogenesis स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज पे ही। तो oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल oogonia आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। मतलब जब हमारा एम्ब्रियो ही है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ही हो रहा है, हमारा जाइगोट कन्वर्ट हो रहा है एम्ब्रियो में ही, तो एम्ब्रियो में जो फीटस की ओवरीज हैं वहाँ पे मिलियन ऑफ गैमीट्स मदर सेल आती हैं, oogonia बनती हैं हर एक ओवरी में। नो मोर oogonia। अब जब कोई भी oogonia नहीं बन सकती, ना ही ऐड हो सकती आफ्टर बर्थ, मतलब जब बर्थ हो गया उसके बाद उस फीमेल के अंदर कोई भी oogonia ऐड या फॉर्म नहीं होते। तो बर्थ से पहले पहले जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन गए उतने ही oogonia मदर सेल रहने वाले हैं उस फीमेल के अंदर। These cells start division and enter into prophase first of the meiotic division and get temporarily arrested at the stage
कॉल्ड प्राइमरी oocyte। अब ये जो सेल होते हैं अपने डिवीजन स्टार्ट करते हैं और प्रोफेज 1 में आके म्योटिक डिवीजन की अपने आप को टेम्परेली अरेस्ट कर देते हैं, मतलब इनका प्रोसेस यहीं पे आके रुक जाता है और इन्हें क्या कहा जाता है, प्राइमरी oocyte। अब जो हर एक प्राइमरी oocyte है फिर उसको कौन कवर करके रखता है, लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसस सेल्स। तो मान लो ये प्राइमरी oocyte है, इसके आसपास ऐसी लेयर आ जाती है ग्रैन्युलोसस सेल्स की जो इसको कवर करके रखती हैं, एंड इज कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल। और फिर इसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है। A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty। अब इसमें से बहुत सारे फॉलिकल्स जो होते हैं डीजनरेट हो जाते हैं, किस फेज में, बर्थ से लेके जब से पैदा हुए हैं तब से प्यूबर्टी आने तक इसमें से बहुत सारे फॉलिकल्स जो हैं डीजनरेट हो जाते हैं। इसलिए प्यूबर्टी के टाइम पे जो बचते हैं, देयरफॉर एट द प्यूबर्टी कितने बचते हैं, सिर्फ 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं हर एक ओवरी में। ये इंपॉर्टेंट है, ये PYQ पूछा गया है कि कितने बचते हैं लास्ट में, तो 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं हर एक ओवरी में। अब जो प्राइमरी फॉलिकल है उसको कौन सराउंड करती हैं, और लेयर्स आ जाती हैं ग्रैनुलोसा सेल्स की और उसको कवर कर लेती है, और एक नई थीका, एक नई लेयर जो बनती है उसे कहते हैं फिर हम सेकेंडरी फॉलिकल। तो ये हमारा ओवम था, ये इसके पास प्राइमरी फॉलिकल्स मतलब प्राइमरी ग्रैनुलोसा लेयर थी, प्राइमरी फॉलिकल हुआ, फिर इसके पास और लेयर आ गई दैट इज, इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या थी, फिर इसके पास ये सेकेंडरी लेयर आ गई, इसने इसको और कवर कर लिया, तो अब क्या कहलाया जाएगा, ये सेकेंडरी फॉलिकल कहलाया जाएगा। द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शरी, फिर सेकेंडरी से किस में बन जाता है, टर्शरी फॉलिकल में बनता है, विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। अब इसके अंदर क्या मिलती है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी मिलती है टर्शरी फॉलिकल में जिसे कहते हैं हम एंट्रम। अब जो द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज इनटू इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। अब जो टर्शरी फॉलिकल है, जो उसकी लेयर थी वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेती है टू पार्ट्स में, दैट इज अंदर की तरफ थीका इंटरना और बाहर की तरफ थीका एक्सटर्ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इज एट दिस स्टेज, इसी स्टेज पे जो प्राइमरी oocyte था टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही वो अपना ग्रो करता है साइज में और अपना पहला म्योटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेता है, क्योंकि जो हमारा प्राइमरी oocyte था वो मियोसिस की प्रोवेस फर्स्ट पे ही टेम्परेली अरेस्टेड था। तो जैसे ही टर्शरी फॉलिकल बनता है उसी के अंदर जो हमारा प्राइमरी oocyte होता है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, किस में, अपना पूरा डिवीजन कम कर लेता है कंप्लीट मियोसिस का, और क्या बनती है फिर वहाँ से हमारी, इट इज़ एन अनइक्वल डिवीजन होता है, एक अनइक्वल डिवीजन होता है जिसकी वजह से एक लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनता है और एक टाइनी सी पहली फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। मतलब ये हमारा क्या था, यहाँ पे प्राइमरी oocyte था, इसने पूरा साइज में ग्रो करेगा अच्छे से और पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा, मियोसिस होगा। अब एक तो बन जाएगा सेकेंडरी oocyte और एक छोटी सी बॉडी बनेगी जिसे कहा जाएगा फर्स्ट पोलर बॉडी, ये होगा हमारा सेकेंडरी oocyte और ये होगी हमारी प्राइमरी बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। तो वही लिखा है इन्होंने, इट इज़ एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। अब जो सेकेंडरी oocyte था उसके पास क्या है, बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट है जो साइटोप्लाज्म में भरा हुआ था प्राइमरी oocyte का, वो सारी चीज़ें। अब जो पोलर बॉडी थी, द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ द फर्स्ट म्योटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजनरेट। अभी कह रहे हैं जो पहली वो पोलर बॉडी बनती है क्या वो आगे और डिवाइड करेगी या डीजनरेट हो जाएगी, तो एट प्रेजेंट हमें किसी को नहीं पता, एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस कि जो इसका क्या होता है, जो पोलर बॉडी होता है उसका क्या होता है एट प्रेजेंट। अगर आपकी बात की जाए तो वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। अब जो टर्शरी फॉलिकल है वो फर्दर चेंज होता है एक मैच्योर फॉलिकल में, उसे कहते हैं ग्रेफिन फॉलिकल। तो देखो प्राइमरी oocyte था, जब उसके बाहर कवरिंग आई वो बन गया प्राइमरी फॉलिकल, फिर और कवरिंग आई दैट इज सेकेंडरी फॉलिकल, फिर और कवरिंग आई दैट इज टर्शरी फॉलिकल। अभी भी फॉलिकल स्टेज हुआ लेकिन प्राइमरी oocyte उसी के अंदर है। अब जब टर्शरी फॉलिकल बन जाएगा तो प्राइमरी oocyte पूरा ग्रो करेगा साइज में और कंप्लीट करेगा अपना पहला म्योटिक डिवीजन। अब पहला म्योटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो ये अनइक्वल डिवीजन होगा, एक बड़ी लार्ज बॉडी बनेगी जिसे कहा जाएगा सेकेंडरी oocyte, दूसरी बनेगी हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी। तो पोलर बॉडी का फंक्शन अभी तक किसी को नहीं पता है कि उसका क्या फंक्शन है, क्यों बनती है। अब जो सेकेंडरी oocyte था उसके पास वो एकदम रिच है साइटोप्लाज्म वगैरह में सब में। अब जो होगा, अब जो सेकेंडरी oocyte बना उसके पास भी फॉलिकल्स थे, बहुत सारे टर्शरी फॉलिकल था। अब टर्शरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा मेच्योर फॉलिकल में, उसे कहा जाएगा ग्राफियन फॉलिकल। अब
है तो वो सेकेंडरी oocyte ही, और उसके पास फॉलिकल्स हैं। अब वो ग्राफिन मैच्योर आ गया, मैच्योर फॉर्म आ गई, ग्राफिन फॉलिकल बन गया। अब जो सेकेंडरी oocyte है वो एक नई मेम्ब्रेन बनाएगा, जिसे कहते हैं हम जोना पेल्यूसिडा। क्या कहेंगे? जोना पेल्यूसिडा अपने आसपास। तो मान लो ये हमारा सेकेंडरी oocyte है, ये इसके पास यहाँ पे पूरे ग्राफिन फॉलिकल है मैच्योर। इसके पास इसने उन्हें क्या बनाई, एक दूसरी लेयर बनाई अपने पास, जिसे कहा जाएगा जोना पेल्यूसिडा। ये है ग्राफिन फॉलिकल और ये हमारा सेकेंडरी oocyte है। अब जो ग्राफिन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगा। द ग्राफिन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। अब ये ग्राफिन फॉलिकल है, बाहर वाली लेयर, ये क्या हो जाएगी? डीजनरेट हो जाएगी, और इसमें से क्या रिलीज हो जाएगा? हमारा सेकेंडरी oocyte क्या कर जाएगा? रिलीज कर जाएगा ग्राफिन फॉलिकल से। ये क्या होगा? रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। किस प्रोसेस के थ्रू? ओव्यूलेशन के थ्रू। अब वही कि आपने कोई डिफरेंस देखा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में, तो ये डायग्रामेटिक व्यू में पूरा इसको समझा रखे कि क्या क्या डिफरेंस है। देखो, जो क्रोमोसोम नंबर पर सेल कितने होते हैं? 46, हर एक सेल में 46 में। अब प्यूबर्टी आई तो वहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया था, हमारे क्या थे? इमेच्योर मेल जर्म सेल्स जो सेमिनिफेरस टिब्यूल में मिल रहे थे। माइटोसिस हुआ, इन्होंने अपना नंबर इंक्रीज करा सबसे पहले। फिर म्योसिस होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सेकेंड म्योटिक डिवीजन हो गया, स्पर्मेटिड बन गए, स्पर्मेटिड डिफरेंशिएशन टू स्पर्मेटोजोआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई, तो इसे क्या कहा जाएगा? स्पर्मियोजेनेसिस। और फिर स्पर्मेटोजोआ जो स्पर्म सेल्स होते हैं अटैच हो जाते हैं, एम्बेडेड हो जाते हैं, उसे कहते हैं, और उसके बाद जब वो रिलीज होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मिएशन। तो ये पूरा मेल की बात थी। अब इधर देखिए फीमेल, तो यहाँ पे भी फीटल लाइफ है, एम्ब्रियोनिक स्टेज है, oogonia है, मदर सेल्स थे, माइटोसिस हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, प्राइमरी oocyte बन गए। अब ये इसी स्टेज पे अरेस्ट रहते हैं बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक। अब बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक आए, सब कुछ बना, सारी चीज़ें बनी, तो अब जो यहाँ पे क्या हो जाता है? ओव्यूलेशन से पहले फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, प्राइमरी oocyte बन जाता है, सेकेंडरी प्राइमरी oocyte जो होता है अपना डिवीजन कंप्लीट कर लेता है, और फिर सेकेंडरी oocyte और पहली पोलर बॉडी बनती है। फिर सेकेंडरी oocyte फिर फर्दर करता है, वहाँ से ओवम रिलीज होता है और सेकेंड पोलर बॉडी भी निकलती है। तो ये होता है पूरा हमारा प्रोसेस। सेकेंडरी oocyte था, सेकेंडरी oocyte के अंदर ही ओवम है, तो वहाँ से रिलीज हो जाना ओवम का, और फिर क्या होता है? साथ में सेकेंड पोलर बॉडी भी बनती है। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारा ओव्यूलेशन का। तो ओवम का निकल जाना, दैट इज हमारा ओव्यूलेशन। और कहाँ से निकलेगा? वो सेकेंडरी oocyte से। सेकेंडरी oocyte के अंदर ही हमारा ओवम वहाँ से रिलीज होता है। तो ये क्या था? पूरा स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन था स्पर्मेटोजेनेसिस का और oogenesis का, जिसको हमें ये सब डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे यहाँ दिया हुआ है, ये ब्लड वेसल्स हैं पूरा, ये प्राइमरी फॉलिकल्स आए, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स आए, फिर टर्शरी फॉलिकल आया, वहाँ कैविटी आ गई एंट्रम, फिर टर्शरी फॉलिकल कन्वर्ट हुआ मैच्योर में, दैट इज ग्राफिन फॉलिकल, और इसी के अंदर ये क्या होता है? हमारा सेकेंडरी oocyte, इसके अंदर क्या है? ओवम है हमारा, फिर वो मैच्योर हुआ, फिर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हुआ, वहाँ से ओवम रिलीज हो गया, दैट इज ओव्यूलेशन। अब ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम में। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? अगर प्रेगनेंसी है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और वहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है, क्योंकि क्या हार्मोन सीक्रेट करते हैं? प्रोजेस्टेरोन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसको मेंटेन करे। तो अगर प्रेगनेंसी है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होगा, और प्रेगनेंसी वहाँ पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग मेंटेन की जाएगी पूरे 9 मंथ्स तक। फिर उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है इन केस, तो कॉर्पस ल्यूटियम डी जनरेट हो जाता है, वहाँ से पूरा एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड होने लगती है, और फिर वहाँ से क्या होता है? हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी पूरा कि ओवरी कैसे दिखती है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल से। तब तक इसको पढ़ लेना, कोई डाउट आए तो कमेंट में मेंशन कर देना, आई ट्राई टू सॉल्व इट। तब तक के लिए थैंक यू।